माउंट एवरेस्ट की चोटी पे आप चढ़ गए, हाँ। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था, आपने क्या बोला? पहले तो गॉड को थैंक यू बोला क्योंकि हमें पहुंचाया उधर। फिर उसके बाद वंदे मातरम गाना था। जब देश की ये बेटियां यानी महिला प्रहरी एवरेस्ट पे जाते हैं तो कितना सुखद अनुभव होता है। पहले तो उस तस्वीर के बारे में बताइए, जब आप टॉप पर थी आपको नीचे क्या दिखाई दे रहा था, और जब वंदे मातरम गाया कैसा फील हुआ? एक दूसरे को पकड़ के बिल्कुल रोने लग गए थे वहाँ जाके। इतना खुशी महसूस हो रहा था। एक तो आपने कंप्लीट कर लिया और उसी टाइम डीजी सर से बात होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत खुशी महसूस हुई। बहुत मुश्किल है चढ़ना, इतना आसान नहीं है। कितने टाइम से शुरू किया आपने? ये जो सफ़र है वो 1 या 2 महीना 1 साल का नहीं था सर। हमारा सफ़र शुरू हुआ कम से कम 3 या 3.5 साल पहले। बॉर्डर पे तो 15 से 16 केजी आप कैरी करते हो ना, मेटल लोड। वहाँ पे कितना कैरी कर रहे थे? सर मैक्सिमम वहाँ पर भी सोचो कि हमारे पास इतना ही वेट होता है। जाते ही हमारा पहला जो सामना हुआ एक डेड बॉडी से हुआ। हम इतना डर गए। अभी इतना पता नहीं था, चलते चलते रास्ते में कोई आदमी लेटा हुआ है, सहम जाता है बॉडी एकदम। जिसको एक बंदे को हमने चढ़ते हुए देखा था, उसी की डेड बॉडी नीचे पड़ा हुआ है। तो अब एक तो ऐसे डेंजर जोन में जा रहे हो जहाँ पे मतलब डेथ जोन है जिसको बोलते हैं। ये कितने दिन में आप पहुँचे माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट तो रोटेशन से पहले ऐसे सबमिट के लिए पुश के लिए गए थे, तो हम 5 दिन में पहुंच गए थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। करीबन 3 लाख के लगभग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जवान, ऑफिसर्स और ओआर हैं। हम आपको मिलवा रहे हैं देश की उन बेटियों से जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। और ये हैं देश की वो बेटियां जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिला प्रहरी हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर देश की रक्षा में 24 घंटे तैनात है, लेकिन इन्होंने 29,000 फीट की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट पर भारत का ध्वज लहराया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ध्वज लहराते ही वंदे मातरम की गूंज चारों तरफ गाई। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने इनकी काफी तारीफ भी की है। आज हम उन्हीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिला प्रहरियों से आपको मिलवा रहे हैं। इंडिया टीवी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहराया। अपने इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए और क्या कहना चाहती हैं वो। जय हिंद, मेरा नाम सेरिंग शोरोल है और मैं लद्दाख की छोटी सी गांव की रहने वाली हूँ। मैंने बीएसएफ को 2021 में ज्वाइन किया और भारत की सीमाओं से लेकर एवरेस्ट तक का मेरा सफ़र 5 ईयर का रहा और हमने भारत के और वर्ल्ड के सबसे ऊंची चोटी पे इंडिया का और बीएसएफ का ध्वज फहराने में सफलतापूर्वक हासिल किया है। जय हिंद, मैं महिला कांस्टेबल रेबेका सिंह हूँ। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मैंने ज्वाइनिंग 2019 में की है और मैं एवरेस्ट में मैंने बीएसएफ और इंडिया का झंडा लहराया है। जय हिंद, मेरा नाम मुनमुन घोष है। मैं कोलकाता से हूँ। मैंने 2021 में बीएसएफ ज्वाइन किया है। मैं बांग्लादेश बॉर्डर में तैनात हूँ। बीएसएफ ने मुझे भारत और बीएसएफ का झंडा माउंट एवरेस्ट पे लहराने के मौका दिया है। इसमें मैं बहुत गर्वित हूँ। थैंक यू। जय हिंद, मेरा नाम कौसर फातिमा है। मैं लद्दाख की रहने वाली हूँ। 2021 में मैंने बीएसएफ ज्वाइन किया है और माउंट एवरेस्ट पे भारत और बीएसएफ का झंडा फहराया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करीबन 7,400 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है, उसको गार्ड करता है। ऑपरेशनल ड्यूटी के तौर पर बॉर्डर से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी यानी देश की आंतरिक सुरक्षा का भी जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी के फोर्स के पास है। लेकिन आप ये समझिए कि जब देश की ये बेटियां यानी महिला प्रहरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कांस्टेबल्स जब एवरेस्ट पे जाते हैं तो कितना सुखद अनुभव होता है। आप तो ये बता दीजिए कि जब आप पहुंचे वहां पर, लेकिन पहुंचने से पहले तैयारियां बहुत होती हैं जी। पहले तो उस तस्वीर के बारे में बताइए, जब आप टॉप पर थी आपको नीचे क्या दिखाई दे रहा था, और जब वंदे मातरम गाया तो कैसा फील हुआ? जैसे हम चले होते हैं नीचे से, रात को ही हमारा सफ़र शुरू हो जाता है सर, तो इतना बॉडी एग्जॉस्ट होता है कि जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो इतना ऐसा लगता है कि कंधे से अभी बोझ उतर गया और हम खुशी से सब रोने लगते हैं, गूज़बम्प होने लगते हैं, एक दूसरे को पकड़ के बिल्कुल रोने लग गए थे वहाँ जाके। और जाके जैसे ये सब ख़त्म हुआ तो थोड़ा होश आया, तो आसपास का जैसे देखा तो माउंटेन्स बहुत नीचे नीचे नज़र आता है
और इतनी हवाएं चल रही है, वैसे तो आंखें इतना ज़्यादा खुल नहीं पाते हैं, लेकिन इतना सुकून मिल रहा था ना कि डीजी सर ने जो हमारे कंधे पे जो जिम्मेदारी दी थी वो हमने फुलफ़िल किया, पूरा किया इस वजह से। और बीएसएफ का और भारत का जो ध्वज हमने फहराया और इतना प्राउड महसूस हो रहा था। और उसके बाद जो डीजी सर ने हमसे कांटेक्ट किया रेडियो सेट के थ्रू, तो उन्होंने हमें कांग्रेचुलेट किया था उस टाइम पे, तो इतना खुशी महसूस हो रहा था। एक तो आपने कंप्लीट कर लिया और उसी टाइम जिस टाइम पे हम ये सारी चीज़ें हो रही है और डीजी सर से बात होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत खुशी महसूस हुई। वाह, आज मैं तो 18,000 19,000 फीट तक गया हूँ, अब उससे भी 10,000 फीट ऊपर यानी 29,000 फीट पे। आप तो टीम लीडर थी, एक प्रेशर भी होगा कि मुझे तो करना है, किसी भी हालत में करना है। कितनी तैयारी की थी आपने नीचे से ऊपर तक? मोबाइल के स्क्रीन पर भी एवरेस्ट की फ़ोटो तो नहीं लगा दी थी? जी सर, हमारे जो डीजी सर है वो लवराज सर, उन्होंने मतलब हमारे दिमाग और दिलों में यही डाला था कि तुमने पूरी टीम ने मतलब चढ़ना है, जाना है और अपना बीएसएफ का और इंडिया का झंडा वहाँ पर लहराना है। और दिन रात हम लोग उसकी फ़ोटो देखते थे कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और हमारा ये प्रोसेस था कि हमने बेसिक एडवांस हम लोगों ने मनाली में अभिमास इंस्टीट्यूट है वहाँ पर हम लोगों ने किया, और उससे पहले भी हम लोगों ने 3-4 पीक किए हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने माउंट मुकुट किया है और 4 पीक हम लोगों ने लद्दाख में किए। और फिर इसके बाद से हमारा एवरेस्ट का हमारा था कि एवरेस्ट हम लोग करेंगे। तो मेरा तो ये था कि पूरी टीम करे तो करे, और यही था कि चढ़ेंगे तो हम चढ़ेंगे। हम सब एक साथ एक दूसरे को ऐसे मोटिवेट करते थे। जब मन दुखता था तो यही बातें करते थे कि नहीं चढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चढ़ेंगे तो पूरी की पूरी चढ़ेंगे। जब आप ट्रैक कर रही थी, सनबर्न तो बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे। जी सर। लेकिन जब चोटी पे थी, मैं इसलिए पहले कह रहा हूँ कि सुखद अनुभव सबसे पहले आ जाना चाहिए। तो जब चोटी पे चढ़ी तो उसके बाद नीचे तो सब दिख रहा होगा ना, क्योंकि जिनको नहीं पता उनको हम बता दें कि जब आप माउंट एवरेस्ट क्लाइम करते हैं तो सब एक साथ ही एक रोप के साथ बंधे हुए होते हैं। और जिस दिन इन्होंने किया उस दिन रिकॉर्ड भी कायम हुआ, 272 लोगों ने एक साथ माउंट एवरेस्ट पर अपने अपने देश का, अपने अपनी जगहों का ध्वज फहराया। लेकिन देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात ये थी कि ये सभी माउंट एवरेस्ट पे थी। ऊपर से सब कुछ छोटा दिखाई देता है। जी सर। रात कैसी होती है? दिन तो ठीक है, समझ में आया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग किया था शायद आपने। जी तो लेकिन रात कैसी होती है, क्या दिख रहा था उस समय? कुछ दिख भी रहा था या नहीं, या फिर जो स्टार्स हैं या फिर जो दूसरी लाइट्स हैं उसके जरिए दिख रहा था? एक तो सर कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा था काफ़ी, तो हमने हेड टॉर्च लगाए थे, बस 20 फीट तक दिख रही थी, जितना हम देख सकते हैं नजरी दूरी। हमारे कदम और आगे वाले का कदम चल रहे हैं, और भीड़ थी सर, बहुत ट्रैफिक जैम थी। तो ऊपर से बस मतलब नीचे से ऊपर को दिख रहा था कि हमारे से पहले भी कोई है, उनका भी टॉर्च दिख रहा था। जैसे ही हम बैल्कनी में पहुंच गए, स्टार्स लग रहे थे हमारे बहुत नियर से। इवन दूसरे पहाड़ दिख रहे थे क्योंकि वहाँ बिजली भी कड़क रही थी कि बहुत दूर कहीं बारिश भी चल रहा था। और जैसे ही सनराइज़ हुआ वो नज़ारा सर मैंने पहली बार देखा, कभी नहीं देखा था ऐसा। पूरा ऐसे लाइन हो गया था सूरज के, और धीरे धीरे जैसे ही सूरज उगने लगा और हम 8 बजे के बाद पहुंच गए, तो ऊपर से सर सब पहाड़ बहुत छोटे दिख रहे थे, बहुत छोटे दिख रहे थे। लग रहा था कि हम कहाँ आ गए। पहले ही जाके हमने तो माथा टेका कि सागर माथा माँ ने हमें कॉल किया और हम जाके पहुँचे, उनका शुक्रिया अदा किया। ऐसे ही सफ़र रहा सर। अच्छा, आप ये बताइए, लद्दाख की तो पहाड़ियाँ देखी थी अभी, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 है ना, लेकिन यहाँ तो 29,000 और सबके साथ पहुँचना था। वो क्या एक्सपीरियंस था? कैसे उस समय जो एड्रेनलिन रश जिसे कहते हैं, फीलिंग जो होती है वो कैसी होती है? वो तो एक अलग से फीलिंग होता है सर, क्योंकि मतलब हमने छोटा से पहाड़ तो इतना बड़ा नहीं देखा, क्योंकि वहाँ ऊंचाई इतना था कि हम नीचे देखने से इतना खूबसूरत लगता है, मतलब मत ही बोलो, इतना खूबसूरत। लेकिन कितना ठीक लग रहा था देखने में? बहुत ही खूबसूरत सर। और आसपास क्या क्या दिख रहा था आपके? सभी माउंटेन इतना छोटा, बाकी हम ऊपर ही है। इतना सारा लोग आ रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे, इतना भीड़ हो रखे थे क्योंकि सभी को फ़ोटो खींचना था। तो हम भी इंतज़ार करते रहा कि वो लोग फ़ोटो खींचे, फिर हम भी खींच ले। थोड़ा एक तो ऐसा होता है कि फ्लैग 2-3-4 फ्लैग वो लोग लेके आए अपनी मतलब स्टेट का, ऐसा होता है।
तो हम सोचे यार इतना जल्दी कर लिया, हम भी तो फ़ोटो खींचे, इतना टाइम ही नहीं दे रहा था वो, मुश्किल से हम वो लोग ख़त्म हो गए, फिर हम खींचने लगे थे। तो जब माउंट एवरेस्ट की चोटी पे आप चढ़ गए हाँ। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था, आपने क्या बोला? पहले तो गॉड को थैंक यू बोला क्योंकि हमें पहुंचाया उधर। फिर उसके बाद वंदे मातरम गाना था, मैंने सोचा सबसे पहले तो वंदे मातरम गाते। चलिए हम भी आपको जो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे गाया और देश का स्वाभिमान और गौरवान्वित करने वाला वो क्षण था, गृह मंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वंदे मातरम एक बार हो जाए और उसी ध्वनि के साथ आप उसको एहसास कीजिए जो इन्होंने फील किया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदुलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। थैंक यू। वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देश का जो ध्वज है वो लहराया और पहली बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो महिला प्रहरी थे उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर देश का और बीएसएफ का ध्वज लहराया। ये तो बहुत अच्छी बातें हो गई, लेकिन अब ये बताइए कि जब शुरुआत हुई जी, बहुत मुश्किल है चढ़ना, इतना आसान नहीं है। कितने टाइम से शुरू किया आपने? ये जो सफ़र है वो 1 या 2 महीना 1 साल का नहीं था सर। हमारा सफ़र शुरू हुआ कम से कम 3 या 3.5 साल पहले। सबसे पहले हमारे जो लीडर सर हैं लवराज सर, जो ऑलरेडी 7 टाइम्स एवरेस्टर है, उन्होंने पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी की जितनी भी महिला कांस्टेबल है उनको पहले इंटरव्यू किया कि आप कितने विलिंग हो और इनका फिज़िकल स्ट्रेंथ क्या है, वो सारी चीज़ें। तो वहाँ से सिलेक्ट होते होते हम 50 आए थे। उनके बाद उनको ट्रेन किया पहले, तो उसके बाद टेस्ट चला, फिज़िकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, और कितने इंटेंशन है, मतलब किसी पर्वत के प्रति कितना इंटेंशन है, वो सारा कुछ चलने के बाद, इतने सारे प्रोसेस और इतने सारे सिलेक्शन होने के बाद उसके बाद 15 आए। उसके बाद हमने बेसिक किया, फिर एडवांस, फिर उसके बाद हमने 2024 में मुकुट किया, माउंट मुकुट ईस्ट। उसके बाद 2025 में हमने लद्दाख में 4 पीक के, जो कि 6000 के पिक्स थे। ये सारा हमारा एक सिलेक्शन का प्रोसेस रहा सर। तो ये सफ़र जो है इतना छोटा और इतने शॉर्ट में पूरा नहीं होता। इसको बहुत संघर्ष के बाद, बहुत सारे हार्ड वर्क के बाद और इतनी सारी तैयारियों के बाद एक टीम बनता है। उसके बाद हम 6 सिलेक्ट हुए। 6 में से भी छठ के अभी हम 4 सिलेक्ट हुए थे माउंट एवरेस्ट के लिए। तो इस प्रकार से बहुत हार्ड सिलेक्शन होता है और बहुत सारे प्रैक्टिस और बहुत सारे डिफ़िकल्टीज पार करने के बाद ये ग्रुप सिलेक्शन हुआ। ये जो आप कह रहे हैं ना कि बड़ा, मतलब ये पार किया, फिर बेसिक पार किया, फिर उसके बाद और कोर्सेज किए, लेकिन इसके चैलेंजेस बताइए ना, कितना टफ होता है ये भी, क्योंकि पहाड़ देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन जो पहाड़ में रहता है उसको क्या लगता है? दिखने में तो ये बहुत सुंदर लगता है कि ऐसे लगता है, जब देखते हैं तो ऐसे कहते हैं कि कोई भी नॉर्मल, हम जैसे सिविलियन है, हम बोलेंगे अरे चढ़ जाएंगे, पर वो कठिनाई और वो डिफ़िकल्ट सा हमें पता रहता है कि वो इतना आसान नहीं होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ों का हमको सामना करना पड़ता है, जैसे कि कैरावास, लैडर और बहुत सारे अवलांच, इन चीज़ों का हमको सामना करना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है दिखने में, ये कि ऐसे लगता है कि नॉर्मली कि चढ़ जाएंगे, पर नहीं, इतना आसान नहीं है। अच्छा, तैयारी पूरी होती है ना, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया एवलांचेस का खतरा, क्रेवासेस, यानी वो जो गड्ढे होते हैं बड़े बड़े से, आप जब चलते हैं वहाँ पे तो चारों तरफ भी तो देख रहे होंगे ना हालात, स्थिति, अपने डिफ़िकल्टीज़ हैं, अपने चैलेंजेस हैं, उनको कैसे करना है? नॉर्मल आदमी सोचता है कि अब हम क्या करेंगे, कैसे चढ़ेंगे, पहाड़ देखकर वो बर्फ़ उछालने लगते हैं। आपने भी उछाला बर्फ़ कभी ऐसे इधर जाते हुए ऊपर? नहीं, जैसे हमारा ट्रेनिंग मतलब जब नहीं होता है, फ्री टाइम होता है, तब हम भी खेलते हैं सर, ऐसा नहीं है।
पर जब हम चलने लगते हैं तब हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना या आवाज़ करना भी मना है, क्योंकि कहाँ हिडन क्रेवास से कहाँ ओपन क्रेवासेस दिख जाते हैं, हिडन तो नहीं दिखते हैं ना। ज़्यादा साउंड करने से भी एवलेंस का डर होता है कि ऊपर से कोई स्टैक्स ऐसे गिर सकता है। तो हमें बहुत मतलब धीरे धीरे और चुपचाप निकलना पड़ता है, और ज़्यादातर मूवमेंट रात को होती है, सुबह मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी से वो ओपन मतलब हिडन क्रेवास ओपन हो जाते हैं, स्टैक्स गिरने लगते हैं। इसी का डर रहता है कि हम रात को ही निकलते हैं और सुबह तक पहुंच जाएं, उसके बाद सुबह हम रिलैक्स करते हैं। अच्छा, रात को चलना और सुबह का टेम्परेचर, क्रेवासेस जो है यानी गड्ढे, अगर साधारण शब्दों में मैं कहूँ, तो उसके लिए कैसे ट्रेनिंग करते हैं आप, किस तरीके की तैयारी करते हैं? मनाली में हमने वो प्री एक्सपीडिशन किया था, क्योंकि वहाँ पे हमारा मेंटर श्री लवराज सर ने हमने सिखाया था कि मतलब कैसे कैसे क्रेवास को कवर करना है और लेडर को कैसे करना है। इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग किया था हमने, क्योंकि खुम्बू एसफल एक ऐसी डेंजर वो है कि उसमें तो बिना ट्रेनिंग के तो हम पार नहीं कर सकते। वहाँ पर भी रॉकफॉल का भी चांस है और सिरेक्स तो गिरते ही गिरते हैं। उस टाइम पे जब हम रोटेशन के लिए गए थे तो सिरेक्स भी गिरा था, मतलब एक क्लाइमर के ऊपर, और शेरपा भी था उनके साथ। तो उनको देख के तो हमें लगता था मतलब उसमें भी तो डरने की चीज़ है, क्योंकि उसमें भी संभाल के चलना है। अगर उसमें भी हम चिल्लाते चिल्लाते जाएंगे तो कभी भी सिरेक्स गिरेगा तो हमें सुनाई नहीं देंगे। इसलिए हमें सर ने भी मना किया था कि तुम लोग बातें कम करके मतलब आराम से चलते रहना, क्योंकि सिरेक्स भी गिरेगा तो तुम लोगों को सुनाई नहीं देंगे करके। इसलिए हम चुपचाप से अपने रास्ते से चलते रहते थे। वहाँ मतलब 1 नंबर कैंप से थोड़ा नीचे रॉकफॉल भी हो रहे थे, तो उसका भी डर था बहुत। अच्छा, ये बता दीजिए, ये तो हो गई पहाड़ की बात जी। लेकिन पहाड़ तक पहुंचने के लिए क्या क्या तैयारी की आपने? जैसे जो गियर्स, जैसे ये पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं हम कि अलग अलग जो जैकेट्स हैं या फिर वो है, अभी तक तो आप बैटल लोड ले रहे थे जी। आप कहाँ पे पोस्टेड हैं और वहाँ पे क्या ड्यूटी कर रही थी, और अब तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए क्या तैयारी की आपने? बीइंग अ सोल्जर हमारा ड्यूटी भी 0 लाइन पे ही होता है सर। जैसे कि ये फेंसिंग है और मैं पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे जम्मू में पोस्टेड हूँ, तो हमारा कोई अलग ड्यूटी नहीं रहता। जैसे एक मेल का रहता वैसे फीमेल का ही रहता है, तो इनमें कोई अंतर नहीं होता। तो मेरा ड्यूटी उधर, पहले मैं पंजाब में थी तो बिल्कुल 0 लाइन पे ही ड्यूटी करती थी, और अभी जम्मू में 0 लाइन पे ही ड्यूटी करते हैं। 16 kg के लगभग आप बैटल लोड लेके चलते हो गए, है ना? लेकिन अब जब माउंट एवरेस्ट जा रहे हैं तो कितना तैयारी किया, कितना लोड कैरी किया, क्या क्या जैकेट्स, क्या क्या गियर्स, किस तरीके से पूरा तैयार हुए आप? इसके लिए भी बहुत प्रिपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। बिना प्रिपरेशन के आप मौत के कुएं में जा रहे हैं, सीधा सीधा, यही बात है। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो रहता है सर गियर। जैसे शूज़ से शुरू करते हैं। चढ़ने के लिए तो हमें एक शूज़ चाहिए अच्छा खासा वाटरप्रूफ, एक क्लाइंबिंग शूज़ रहता है, और क्रैम्पॉन्स रहते हैं, डाउन जैकेट जो फेदर जैकेट रहते हैं, फेदर ट्राउजर्स रहते हैं, विंड प्रूफ जैकेट, विंड प्रूफ ट्राउजर्स रहते हैं, हेलमेट, बाल कलावा, इनर्स, ग्लव्स, मिटन्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जुमार हो गया, कैरेबिनर हो गया, और सिलिंग वगैरह हो गया खुद को एंकर करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। तो ऐसे करके इतने सारे इक्विपमेंट्स हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं, और इतनी सारी तैयारियाँ जो पहले से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो हवा चलती है ना सर, वो नॉर्मल नहीं है। एक जैसे आप सोच लीजिए, एक आप बाइक पे जा रहे हो और बिना हेलमेट के तो आपके चेहरे पे कितना हवा लगता है, उससे भी ज़्यादा हवा लगता है वहाँ पे। और उसके बाद जो हवा में वो रहता है, क्या बोलते हैं, कंकड़ जो रहते हैं, बर्फ़ के कंकड़ इतना ज़्यादा उड़ते हैं और फेस पे बिल्कुल इस तरह से पड़ते हैं जैसे बाइक पे जाते हुए हमें हवा फील होता है। उससे बचने के लिए, और ठंड इतना ज़्यादा -20 -25 रहता है, उससे बचने के लिए अच्छा खासा जिससे -20 25 झेल सके, -40 तक झेल सके, ऐसा एक डाउन सूट हमें चाहिए होता है। उसके अलावा अपनी आँखों को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है पूरा स्नो रहता है सर। अगर हम दिन में चल रहे हैं तो यूवी रेस का जो सीधा रिफ्लेक्शन हमारे आँखों में होता है, उसे स्नो ब्लाइंडनेस होने का चांसेस रहता है। तो एक अच्छा सा चश्मा भी चाहिए। और माउंटेन में सबसे ज़्यादा हैज़र्ड क्या होता है कि ठंड इतना -डिग्री में जाता है, तो आपके हाथ की जो उंगलियां हैं, पाँव की उंगलियां हैं, नाक कान, ये सारा कुछ फ्रोज बाइट होने के वो चांसेस रहते हैं। तो उनसे बचने के लिए खुद को इतना वार्म रखने के लिए अच्छा खासा क्लोथ्स रखना पड़ता है। और वहाँ पे चलते चलते इतना लंबा सफ़र है, ऑक्सीजन कम है, और इसमें अपने बॉडी इतना थक जाता है
कि हर पल ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा सो लूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे झपकी मार लूँ टाइप का नहीं होता, वैसा लगता है। लेकिन उन सब सारी चीज़ों को, ठंड और एग्जॉशन को बचने के लिए जो खुद को जितना वार्म रख सके, हाइड्रेशन रख सके, वो सारा कुछ, बहुत सारी तैयारियां पहले से ही सोच के विद प्लान करना पड़ता है सर। अच्छा ये बताइए कि जब इन्होंने बोला तो मेरे बिल्कुल गूज़बम्प्स आने लग गया ये सोच के कि कैसे चढ़े होंगे। ऑक्सीजन 18,000 19,000 पे नहीं होता, 29,000 पे कैसे होगा? तो क्या क्या कैरी करते हैं आप साथ में और खाते क्या हैं? बेस कैंप तक तो हमें सब नॉर्मली हमारा जो खाना है वो होता है। जब हम कैंप नंबर 1, 2, 3 या 4 जब हम जाते हैं तो हम लोग पानी, सूप और मैगी और बिस्किट, इसी में हम अपना गुजारा करते हैं। और जब हम लोग सबमिट के लिए जाते हैं तो उस टाइम हम लोग सूप और गर्म पानी, बस यही हम लोग लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना हाई एल्टीट्यूड में ये राशन ले जाना बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर इन चीज़ों का वो भी नहीं हो पाता है, प्रबंध भी नहीं हो पाता है। अच्छा बॉर्डर पे तो 15 से 16 केजी आप कैरी करते हो ना, जी मेटल जी लोड। जी जी वहाँ पे कितना कैरी कर रहे थे? सर मैक्सिमम वहाँ पर भी सोचो कि हमारे पास इतना ही वेट होता है, क्योंकि हम लोग अपना सारा जैसे कि अपनी जो हमारे इक्विपमेंट है, कपड़े से लेके और जो नैपसैक में हमारा जो सिलेंडर है वो सेम इतना ही हमारा आ जाता है। इसके जब हम लोग ऑक्सीजन लगाते हैं तो वो भी हमारा वेट ही होता है, वो 4 केजी का ऐसी कुछ का वो वेट होता है उसमें, और उसमें पानी की बोतल भी होती है। जी सर। अच्छा जब आप ऊपर क्लाइंब कर रहे थे तो कैंप 1 से शुरू करते हैं, मतलब बेस कैंप से शुरू करते हैं, कैसे किस किस पार्ट पे आप एवरेस्ट तक पहुंची? और भूख लग रही होगी कई जगहों पे, मील रेडी टू ईट MRE टाइप होता है कुछ खाना? जी सर। होता वो है। कैसे शुरू करते हैं उस जगह का, और क्या क्या चैलेंजेस थे उधर? ओके, कैंप 1 मतलब बेस कैंप से हम जब कैंप 1 में मूव कर रहे थे, रात को ही बेसिकली करते हैं। जैसे कि हम उठे, रेडी हुए, अपने गैजेट्स पहना और गर्म पानी और 1-2 बिस्किट, कुछ बिना खाली पेट जाएंगे तो गैस हो जाएगी चलते चलते, तो हमें ऐसे ही बोला जाता है कि 1-2 बिस्किट खा लो, वो तुम्हें एनर्जी देती रहेगी। तो 1-2 बिस्किट गर्म पानी के साथ, कोई कॉफ़ी के साथ, कोई चाय के साथ ले लेता है। फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। कैंप 1 तक पहुँचते पहुँचते लाइट आ जाती है, तो कैंप 1 में हमने ब्रेकफास्ट किया था। तो मैं वेजिटेरियन हूँ, जिनके पास जो वेज मतलब नॉन वेज है वो अंडे वंडे खा लेते हैं, मैंने बिस्किट से गुजारा किया ऐसे। उसके बाद कैंप 2 पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट दोपहर हो गई थी, 12 बज गए थे। वहाँ जाके सर हमें लंच में मैगी ही मिला। तो चैलेंजेस तो खुम्बू आइसफॉल क्रॉस करना ही वो अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजेस है। वो बताइए क्या होता है वहाँ पे, कैसा होता है? मतलब लोग बोलते हैं कि जिसने खुम्बू आइसफॉल पार कर लिया वो एवरेस्ट चढ़ लिया। हमारे सर लोगों ने ऐसे ही बोला था, क्योंकि जिस रास्ते से हम जब रोटेशन में जा रहे थे, आते टाइम वैसा रास्ता था ही नहीं, मतलब रास्ता पूरा चेंज हो गया। और जिस दिन हम फाइनल पोस्ट करने के लिए जा रहे थे, सबमिट के लिए, उस दिन तो और मतलब रास्ता ख़राब हो गया। आते टाइम तो और ज़्यादा ख़राब हो गया, जो मतलब देखा था सर, तब मतलब झरने आ गए थे, पानी पूरा मतलब बर्फ़ गल गया था। तो ऐसा ही है खुम्बू आइसफॉल, मतलब चारों तरफ स्रैग्स गिरने का भी वो रहता है, मतलब डर रहता है, और ओपन क्रेवस, हिडन क्रेवस दोनों रहते हैं। इसीलिए हमें बोला जाता है कि आप रोप में चलो, दूसरे तीसरे रोप भी होते हैं पुराने रोप्स, उसमें आपको एंकर नहीं करना है। जो रोप शेरपा चल रहा है, वो जो बोल रहा है उसको ही फॉलो करना है। अपना मतलब अपने आप से कुछ एक कदम भी नहीं रखना है सर। और क्रेवासेस इतने हैं सर, 5 लेडर जुड़ के एक बड़ा सा क्रेवस है, मतलब उसके नीचे आप देखोगे सर, आप देख नहीं पाओगे कि कितना गहराई है। तो उसमें जब हम कदम रखते थे तो 1 कदम 2 कदम फूक फूक के रखते थे कि बैलेंस करके कि हम गिर ना जाएं। तो इसका ऐसे डर था। कैंप 2 ऐसे गए, कैंप 1 से कैंप 2 पूरा फ्लैट है, पर वहाँ पे भी बहुत क्रेवसेस है, उधर भी आपको बोला जाता है बिना एंकरिंग करके आप नहीं जा सकते। उसके बाद कैंप 3 आता है। कैंप 3 में सर लोत्से फेस है, वो ऐसे है, स्टीफ है, जैसे पैर के स्टेप हैं उधर ही ऐसे ही आपको रखना है, क्योंकि उस बिना सहारे मतलब वो स्टेप ना रख कर आप चल भी नहीं सकते हो। और वहाँ पे भी ट्रैफिक जैम हमें मिला सर, क्योंकि वहाँ से हमारे जाने से पहले किसी ने सबमिट कर लिया था, वो लोग ऊपर से आ रहे थे। वो जब आ रहे थे ना, उनके साथ वो जब आ रहे थे तो उनके साथ स्नो भी आ रहा था, मतलब हमें ऊपर से जैसे पत्थर गिरते हैं ना, स्नो ऐसे गिर रहा था कैंप 3 जाते हुए। तो ऐसे करके हम कैंप 4 उसके बाद सबमिट ऐसे पहुँचे सर। अच्छा कैंप 4 और सबमिट का जरा बताइए कैसे होता है सबमिट, क्योंकि सबको लगता है कि एवरेस्ट का मतलब ये चोटी है, क्या होता है?
कैंप 4 में हम पहुँचे सुबह ही 10 बजे तक पहुँच गए थे। हमें बोला तुम लोग रेस्ट करो, सो जाओ, उसके बाद शाम में निकलेंगे, पर सो नहीं पाए सर। यहाँ वहाँ इतनी हवा थी ना, इतनी हवा कि हम चारों एक टेंट में थे, इतनी हवा थी कि पूरा टेंट हिल रहा है। तो हमें वहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और एक टेंट में, मतलब जो पे टू मैन टेंट है, जो 2 लोग रह सकते हैं, उसमें 4 लोगों को घुसाया गया। उसके बाद आपके पास सिलेंडर भी है कि आपको सिलेंडर को संभाल के रखना पड़ेगा, कहीं आपका मार्क्स कुछ हो ना जाए और उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो आप कैसे जाओगे, आपको डिसेंट होना पड़ेगा। तो हमें वैसे ही रखना पड़ा। हम पैर सभी ने एक के ऊपर एक पैर ऐसे करके रखे, क्योंकि उसमें क्रैम्पॉन भी सेट किया हुआ है। क्या बोलते हैं, वो टेंथ ख़राब हो सकते हैं उसकी वजह से, तो उसका ख्याल भी रखना पड़ा। तो हमें 5 बजे बोला गया कि तुम लोग रेडी हो जाओ जल्दी जल्दी, उसके बाद तुम लोग को जाना है। तो जैसे ही 6 बजे अंधेरा हुआ भी, मतलब हुआ ही था, ऑलमोस्ट सनसेट हो रहा था, तो हम जल्दी से सब लोग तैयार हो गए और निकलने लगे। दिख रहा था कि लोग हमारे से पहले भी मतलब तैयार होकर निकल रहे हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं। और कोई कोई ऐसा भी था कि एक क्लाइंट, उसके पास 2-2 शेरपा, वो हमारे आगे आके क्लिप कर रहा है, मतलब लगा रहा है कि उसके क्लाइंट को वो खींच के पहले ले जाएगा। तो कभी कभार गुस्सा भी आता था, पर हमें सर लोगों ने यही सिखाया है कि वहाँ पे गुस्सा आए भी तो दिमाग को शांत रखना, अपने एम को दिमाग में रख के आगे बढ़ते रहना। तो ऐसे करके हमने चीज़ों को वो किया। अच्छा, पानी पीने को प्यास तो लगती है ना, ऑक्सीजन जब लगा रखा है तो प्यास तो लगती है, तो क्या कर रहे थे? वहीं की स्नो काट रहे थे या अपने साथ कुछ लेकर गए थे, टैबलेट्स क्या होता है उस समय, थोड़ा बताइए। तो जब हम समिट पूछ के लिए गए थे तो पानी तो था, प्यास तो लगा था, पर हिम्मत नहीं था कि निकाल के पीऊँ, तो बिना पानी के चले गए थे हम ऊपर तक। फिर वहाँ सबमिट में पहुँचा, फिर उसके बाद हमने अपने बैग को खोला और पानी पी लिया। जो हमारे कोम्बी में एक हम बोतल अलग से लेके जाते हैं पानी, वो तो सबमिट तक पहुँचते बर्फ़ बन गया था, फिर हमें बैग से ही निकालना पड़ रहा है। हम सोचते थे कि रास्ते में ये पी लूँगी कि बैग को निकालना नहीं पड़ेगा, तो यही तो बर्फ़ बन गया था, तो इसलिए तो वहाँ पानी नहीं पी पाए। अच्छा, क्योंकि ऊपर तक जाते हुए बहुत मुश्किल है, जैसा बताया भी उन्होंने जी वहाँ पे कई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए हैं कई, है ना। तो जी। जब आप ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि जब ऊपर चढ़ते हैं उजाले में नहीं चढ़ते, या फिर अर्ली मॉर्निंग होता है ना, जी तो कई सारी बॉडीज़ भी दिखी होंगी, थोड़ा दुखी भी होता है मन। लेकिन ऐसे में मुझे बताया गया कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो मोटो है, वहाँ पे भी अपनी ड्यूटी का निर्वाह किया। वहाँ पे एक पार्थिव शरीर था, उसको साइड किया। वो बताइए क्या हुआ? बीइंग अ सोल्जर, आपके दिमाग में यही आता है कि वेरी टफ और इमोशनली इतना वो नहीं होता, लेकिन हम ह्यूमन हैं और हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप ऑक्सीजन की इतनी कमी है। और हम सर, हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिस दिन हमारा समिट पूछ था। हम 17 तारीख को रात को 12 बजे निकले, अपना सफ़र शुरू किया और खुम्बू आइसफॉल के थोड़े जो SPCC का जो कैंप है, वो एक जगह है, वहाँ पहुँचते पहुँचते सुबह करीब 6 बज गया था। जाते ही हमारा पहला जो सामना हुआ एक डेड बॉडी से हुआ। हम इतना डर गए, अभी इतना पता नहीं था, चलते चलते रास्ते में कोई आदमी लेटा हुआ है, सहम जाता है बॉडी एकदम। तो उसके बाद लेकिन हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स थे, कमलेश सर है और लवराज सर है और हमारे तमाम जो इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने हमें पहले इतना दिमाग में डाल रखा था कि ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन एक फर्स्ट टाइम बॉडी देखने से तो डर तो लगता ही है, तो ऐसा हुआ। इसके अलावा जैसे हम चलते गए, जैसे समिट पे पहुंचा, समिट पे पहुंचने से पहले एक डेड बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो हमने ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे देखे। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे समिट करके दूसरे दिन जब वापस आ रहे थे, जिसको एक बंदे को हमने चढ़ते हुए देखा था, उसी की डेड बॉडी नीचे पड़ा हुआ है। तो अब एक तो ऐसे डेंजर जोन में जा रहे हो जहाँ पे मतलब डेथ जोन है जिसको बोलते हैं, आप जस्ट जा रहे हो और आपको एक डेड बॉडी दिख गई, आपको पता नहीं कि आप वापस आओगे नहीं आओगे। तो वो सारा जो दिमाग में चलता रहता है, हमारे बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए। और जैसे जो एक क्लाइमर था जिसको मतलब पता नहीं उसका शेरपा छूट गया था या पता नहीं क्या, उसको पानी चाहिए रहता था, तो हमारे एक कांस्टेबल ने इसको पानी भी पिलाया, ऐसे हमने हेल्प भी की है उनको।
तो जाते जाते वहाँ पे लाइफ का जो वैल्यू हमें समझ आता है, और पैशंस रखना, और कितनी सारी चीज़ें जो लाइफ में हमें सीखने को मिलता है। ऐसे इंसिडेंट्स ने हमारी लाइफ को चेंज, एक तरफ से आप चेंज सोच सकते हो, चेंज करके रख दिया है। आप तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की प्रहरी हैं। इस पूरे सर्विस के टेन्योर में अलग अलग जगहों पर आपने इंटरनेशनल बॉर्डर पे आंतरिक सुरक्षा यानी देश के अलग अलग जगहों पर भी काम किया, चाहे LWE हो, IBs हो। जब आप ये पूरी तैयारी कर रहे थे, कितने साल पहले आप पिक किया गया, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम लगा? हमारी जो ये BSF की जो ट्रेनिंग है वो 1 साल की ट्रेनिंग है, और इसमें मुझे लगे 3-4 साल में लगे सर, क्योंकि उसका प्रिपरेशन करना और एग्ज़ाम कलेक्ट करना, उसके लिए अपना लगाया था रनिंग, फिज़िकल, इस चीज़ को लग गई थी 4 साल से। नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करने के बाद जब आप एवरेस्ट के लिए सेलेक्ट हुए उस टीम के लिए, जी। तो उसमें कितना टाइम लगा? सर पहले तो मुझे पता नहीं था कि अपने फील्ड में भी अपना एडवेंचर फील्ड है, और इसमें अपना कि ये माउंटेनिंग है, क्योंकि मुझे एडवेंचर का बहुत शौक़ है। मतलब बचपन से ही मुझे इस चीज़ का बहुत शौक़ था। मैं देखती थी लोगों को ट्रैकिंग करते हुए और ये चीज़ करते हुए, पर ये नहीं था पता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो ऐसी ड्यूटी के दौरान में मेरे एक सीनियर मुझे मिली, तो उनसे ऐसी बातों में ऐसे ही बोला था कि ऐसे मतलब अपनी सीनियर से कह दिया, मुझे ना बहुत शौक़ है एडवेंचर का। वो भी बोलती थी कि तू इतना रिस्क लेती है, मैं जैसे पंजी जंपिंग ये चीज़ें करते रहती हूँ। तो ये उन्होंने बोला तू बड़ा रिस्क लेती है, तुझे डर नहीं लगता? मैंने कहा मुझे बहुत शौक़ है, मुझे ना एडवेंचर का अच्छा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि BSF में अपने B8 में देहरादून में अपना खुद का इंस्टीट्यूट है, उसमें क्या कहते हैं राफ्टिंग, माउंटेनिंग और पैराग्लाइडिंग, ये तीनों विंग है उसमें। तो मैंने राफ्टिंग भी किया, पर मुझे राफ्टिंग उतना अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने माउंटेनिंग का कोर्स किया। माउंटेनिंग का कोर्स हमारा सिलेक्शन हुआ, और हम लोगों ने ये किया था मनाली में, अभिमास में। तो उसमें एडवांस और बेसिक दोनों किए। फिर उसके बाद से जब उसमें क्वालिफ़िकेशन A ग्रेड मिला, तो फिर हमें तैयार किया गया आगे के लिए। तो फिर उससे फिर हमने अलग अलग चोटी की, माउंट मुकुट किया, लद्दाख की पीक की। फिर उसके बाद से अपना इसमें हमारा नाम सिलेक्शन हुआ कि आप लोगों का कि उसमें जाना है। और एवरेस्ट की ट्रेनिंग कितने टाइम की हुई? एवरेस्ट की सर हमारा पहले तो फिज़िकल हमारा देहरादून में हुआ, फिर उसके बाद से हमारा प्री ट्रेनिंग जो कहते हैं मनाली में, वहाँ हमारी प्री ट्रेनिंग हुई। वहाँ हमारा देखा गया कि कैसा परफॉर्मेंस है हमारा, क्योंकि कंपटीशन था हमारे उसमें भी कि कितनी लड़कियाँ जाएंगी, क्या होगा करके। तो उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। जब आप ऊपर ट्रैक कर रही थी, सिलेक्शन तक तो मैम ने बता दिया, लेकिन जब आप ऊपर ट्रैक कर रही थी, है ना, एक होता है प्रेशर इस बात का भी कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे पहुंचना है। आसपास आपके क्या दिख रहा था? क्योंकि जो साधारण आदमी है वो तो अभी तक मनाली की पहाड़ियों पे बर्फ़ को देखकर या रोहतांग पास की बर्फ़ को देखकर खुश हो जाता है। यहाँ तो 29,000 की हाइट पर जाना था। तो उस समय आपके चारों तरफ क्या था? कितनी तैयारी उस समय की गई? कितने दिन आप सोए नहीं? क्योंकि BP भी शूट करता है, परेशानियाँ होती है। कितने दिन नहाए नहीं, पानी नहीं देखा, आपके पूरा सनबर्न दिखाई दे रहा है। सर हमारी पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने BSF ज्वाइन करने से पहले मैंने माउंटेनिंग का कोर्स करके रखा था। 2015-16 में मैंने बेसिक और एडवांस क्वालिफाई हूँ मैं, तो NCC के थ्रू। तो उसके बाद मैंने 2021 में हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है BSF की, वो मैंने किया। उसके बाद 2022 में जैसे ही मेरी पोस्टिंग आई, तो BSF से मतलब ट्रेनिंग से ही पता चल गया था कि मेरा ऐसे क्वालिफ़िकेशन है, मैंने माउंटेनिंग कर चुकी हूँ। तो हमारे जो लीडर सर हैं श्री लवराज धर्मसत्तू सिंह, वो सर ने जो कि पद्मश्री है, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं माउंटेनिंग कर पाऊँ, क्योंकि मैंने 2018 में लास्ट एक्सपीडिशन किया था माउंट त्रिशूल। उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं माउंटेनिंग कर पाऊँगी, पर मन में था कि कभी मौका मिलेगा तो बहुत मतलब जाऊँगी, क्योंकि ये एक बहुत कॉस्टली भी, मतलब माउंटेनिंग बहुत कॉस्टली है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। सिर्फ फिज़िकल क्षमता होने से ही वो नहीं कर पाएगा, इसमें फाइनेंशियल भी कंडीशन है। अगर आपके पास
पैसा है तो आप इक्विपमेंट्स खरीद सकते हो, उस हिसाब से ही आप आगे का मतलब जा सकते हो। ये नहीं जो तो इक्विपमेंट बहुत महंगे आते हैं, जी, कैसे जी, कैसे आते हैं थोड़ा बताइए। जी सर, जो हमारे जूते आते हैं ना सर, हाँ। इस बार जो खरीदा गया है वो 1,35,000 समथिंग है जी सर। और जो हमारे विंड चीटर्स हैं वो 23-26 हज़ार के हैं। जो हम गोगल्स पहनती हैं वो 15-16 हज़ार के हैं। तो वैसे ही डाउन जैकेट्स और फेदर जैकेट, पूरा कॉम्बी बहुत कॉस्टली है सर। मतलब कोई मिडिल क्लास ऐसे ही वो नहीं कर पाएगा बिना स्पॉन्सरशिप के। मतलब जो सिविलियन है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो वही मैं बोल रही क्योंकि मैं सोचा नहीं था कि मैं आ पाऊँगी। तो हमारे लीडर सर ने मुझे मौका दिया, मैंने ब्लैक पिक किया। ब्लैक पिक के बेसिस पे मुझे माउंट मानासुलू के लिए चूज़ किया गया था, जो कि वर्ल्ड का 8वें पिक में आता है। उसके बाद ऐसे ही मैंने इन लोगों को बेसिक किया करवाया गया था। उनके साथ मेरी भी सिलेक्शन प्रोसेस चालू हो गई थी। मतलब 3 साल से लगभग हमें एवरेस्ट के लिए मतलब बोला गया था कि इसके बाद एवरेस्ट आएगा। तो पहले माउंट मुकुट किया गया जो कि 7,000 की है। उसके बाद हमने लद्दाख और हिमाचल के 4 पिक किए, जिसमें यूनम, थुकजे ईस्ट और मैंटॉक थे। तो उसको करने के बाद हम 12 लोग थे, छठ के हम 6 लोग आए। उसके बाद हम 4 लोग सर आपके सामने बैठे हुए हैं। तो ऐसे करके हमारा सिलेक्शन हुआ। कितने दिन में आपने माउंट एवरेस्ट, फातिमा बताएंगी, वो बिल्कुल हमेशा बिल्कुल रहती हैं, ये कितने दिन में आप पहुँचे माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट तो रोटेशन से पहले ऐसे सबमिट के लिए पुश के लिए गए थे, तो हम 5 दिन में पहुंच गए थे। हाँ। 5 दिन में ऊपर सबमिट करके फिर नीचे आया था सर। कितने दिन ओवरऑल लगे तुम्हें? 5 दिन ओवरऑल? हाँ जी, 17 तारीख को हम रात के 12 बजे निकले थे। और एक डिफ़िकल्ट चीज़ ये है कि 12 बजे भी उठना बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, और गियरिंग्स पहनना रात को वो भी बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर उसके बाद रात को चलना तो ऐसा लगता है कि हम चलते जाएंगे, और रात को तो आसान लगता है चलना, जब धूप लगता है तो बहुत टफ लगता है। 17 को निकले 12 बजे, फिर हम 2 नंबर डायरेक्ट पुश किया था। 2 नंबर में हम पहुँचे 12:30 बजे दिन के। फिर उसके बाद 12 बजे हम उसके बाद रेस किया था, एक दिन भी रेस किया। फिर 19 के 4 बजे हम निकल गए थे 3 नंबर कैंप के लिए। 19 को 3 नंबर, फिर उसके बाद हम 20 को 10 बजे हम 4 नंबर पे पहुंचे। फिर उसके बाद 6 बजे हम निकले सबमिट पुश के लिए। फिर 8 बजे हम पहुंचे सबमिट के लिए। ये पूरा का पूरा रात को ही ट्रैवल किया आपने? जी, माउंटेन में कभी भी दिन में ट्रैवल नहीं करते सर। उसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है माउंटेन, और ये बोल के इतना नहीं है कि वहाँ सिर्फ ठंडा ठंडा होता है। जब धूप होता है तो इतना कड़क धूप लगता है, मतलब सनबर्न हो सकते हैं, आपके पूरा डिहाइड्रेट कर सकते हैं। आपके क्या क्या हुआ? हमें सबसे पहले तो सनबर्न हमारे भी हो गए थे। अभी थोड़ा सा टाइम हो गया तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वहाँ पे जाते धूप जैसे आते इतना डिहाइड्रेशन होता है, तो वो एक फेवरेबल कंडीशन नहीं माना जाता है दिन में ट्रैवल करना। तो जितने भी समिट पुश हो गए या फिर रोटेशन हुए, सब हमें रात में ही करवाया जाता है, ताकि आप सुबह टाइम से नेक्स्ट कैंप में पहुंच जाओ और आप अपने बॉडी को अच्छा सा रेस्ट दे पाओ और अगले स्टेप के लिए आप रेडी कर पाओ खुद को। तो इसलिए जितने भी हमारे रोटेशन से लेके जितने भी सारे हम चले, जितना ट्रैवल किया, जितना ट्रैक किया, वो सारा रात में ही होता है सर। कितने दिन आपने खाना मतलब सही से जिसे कहते हैं वो खा नहीं पाए, खाना चाहते भी थे? कितने दिन पानी को मतलब नहाए नहीं? कितने दिन नेल्स भी बढ़ गए होंगे, बाल भी वैसे हो गए होंगे, पपड़ियाँ भी निकल रही होंगी, क्या क्या चेंजेस थे जरा वो बताइए आप। ये तो आप अभी मेंशन कर रहे हो तो उसके बारे में अभी मतलब हाँ यार ऐसा भी तो हुआ था, लेकिन इन सारी चीज़ों में वहाँ पे तो ध्यान ही नहीं जाता। अब जैसे आप कह रहे हो नहाना कितने दिन नहीं हुआ, वहाँ पे बेस कैंप में बेस कैंप में तो नहाने का थोड़ा सा फैसिलिटी मिल जाता है, लेकिन हम उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। मान लीजिए हफ्ते में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके बीच में इतना रोटेशन होता रहता है ना कि 3-4 बार ऊपर टच करके आना है, फिर ऐसे मतलब उसके बीच में हो जाता है 5-7 दिन तो आप नहाने को नहीं मिलेगा। और नेल काटना और बाल के बारे में तो हम भूल ही जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि जब वापस आप बेस कैंप से चढ़े हो ऊपर, और नीचे आने के बाद ही हम इन सारी चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं। उसके अलावा दिमाग में पूरा एवरेस्ट, हमारे फ़ोन के स्क्रीन पे भी एवरेस्ट, और दिमाग में भी एवरेस्ट, प्रार्थना भी एवरेस्ट, ऐसा हमारा हाल हो रखा था। 3 लाख की फौज है बीएसएफ, लगभग 3 लाख लोगों की दुआएं, परिवार की दुआएं, उसके अलावा सीनियर्स का पूरा विश्वास, सब आपके साथ था।
जी। लेकिन जब आप ट्रैक करते हैं तो कैसे होता है? एवरेस्ट को कितनी बार टच करके नीचे आते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर वो फाइनल डे जब होता है, जब वहाँ पर जब आपने वंदे मातरम गाया था, वो वाला कैसे होता है समय, जरा बताइए प्लीज़। जब हम लोग बेस कैंप से निकले तो हम सब मतलब जब सारी टीम्स एक साथ जाती है तो पहले हम अपने अपने गॉड को याद करते हैं कि हम जा रहे हैं तो सुरक्षित सारे के सारे नीचे है। जाना तो बहुत आसान है, नीचे भी पहुंचना उससे भी ज़्यादा बड़ी चुनौती है हमारे लिए, क्योंकि ये बोला जाता है, हमारे सीनियर हमें ये बोला है कि तुम जब सबमिट करके जब नीचे आए तो उसे सबमिट माना जाता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सबमिट करते हैं पर वो पहुंच नहीं पाते, आधे रास्ते में ही बेचारे हो जाते हैं। तो हम लोग जब हम जा रहे थे, हम अब यही प्रार्थना था कि हम जाए, सबमिट करें सारे के सारे और सही सलामत नीचे आए। जब हम एवरेस्ट सबमिट करके नीचे को आ रहे थे तो हमारे मतलब मैं और मेरे साथ में ये थे और मेरे शेरपा थे और साथ में ये दोनों पीछे से आ रहे थे, हम जा रहे थे। तो 2 नंबर कैंप के सामने पीछे से एक 56 ईयर जो 56 ईयर एक मैन आए और उन्हें वो सर आए, सर ने बोला, मैं पानी निकाल रही थी अपना, तो मैंने कहा मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। जैसे मैंने पीछे से वो आए, उन्होंने मुझसे बोला, सुनो आपके पास पानी है? मैंने कहा हाँ है। वो पानी से इतना सा था मेरे पास, थोड़ा सा, क्योंकि वो पानी पूरा ख़त्म हो गया था तो इतना सा था। मैंने कहा निकाल लेती हूँ। तो उन्होंने बोला आपके पास पानी है? मैंने कहा हाँ पानी है। कह रहे प्लीज़ दे दो, मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया है। ओ मुझे इतना बुरा लगा उनको सुन के। मैंने कहा क्यों, आपने पानी क्यों नहीं पिया? मैंने कहा आपका शेरपा कहाँ है? कह रहे शेरपा मुझे छोड़ के चला गया। मैंने कहा ऐसे कैसे? कह रहे मैं एवरेस्ट सबमिट के लिए गया था। मैंने कहा सबमिट किया आपने? कह रहे उसी दिन जिस दिन हम सबमिट कर रहे थे उसी दिन था उनका भी। कह रहे नहीं मैंने सबमिट नहीं किया। मैंने कहा क्यों? बोला विंड बहुत चल रही है। तो मेरे शेरपा ने बोला कि चलो चलो नीचे चलते हैं, मना कर दिया कि नीचे चलो, तो डिसेंट हो जाओ जल्दी से। तो इसलिए तो मैं नीचे आ गया। तो मैंने कहा ठीक, तो फिर आपका सिरपा तो आपके पास होगा। उन्होंने कहा सिरपा मेरे पास तो है नहीं। तो क्यों? मैं कह रहा मैं जब तक टेंट में पहुंचा तब वहाँ कोई था नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो टेंट होते हैं ना वो वहीं छोड़ देते हैं, जो वहाँ पर डम के वो मतलब लगाए होते हैं टेंट, वो वहीं रख देते हैं, लेके नहीं जाते नीचे। तो मैं टेंट के अंदर गया, मेरे पास ना कुछ खाने के लिए था ना कुछ पीने के लिए था, तो मुझे भूख भी लग रही थी। तो वो 56 ईयर के थे तो मुझे और ज़्यादा उनकी बातें सुन के बहुत फील भी हो रहा था, तो मुझे बहुत प्यास लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं मेरे पास है। मैंने कहा रुको मैं इसमें एनर्जल मिला के देती हूँ। फिर मैंने कह रहे नहीं मैं सादा ही पी लूँगा। मैंने कहा नहीं थोड़ी सी ताकत आएगी आप पी लो। तो उनने पिया। फिर उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। मैं बोलने में सबसे पानी मांगा, किसी ने मतलब वहाँ पर माउंटेन में ऐसा होता है ना, खुद के लिए कुछ करने का मन नहीं करता है, मन नहीं करता हेल्प, तो दूसरे का कौन क्या हेल्प करेगा। मतलब एक एक बूंद की कीमत है, एक एक बूंद की कीमत है। तो वहाँ पर ऐसे कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा आप पी लो। मैं तो पी लूँगी, कोई मेरे तरह नहीं है, तो आप पी लो। तो उन्हें पिया। फिर मैंने अब उनको अकेला भी छोड़ा नहीं जा रहा था क्योंकि उनके पास कोई था नहीं। तो उन्हें मुझे बताया मैं महाराष्ट्र का हूँ, ऐसे ऐसे अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, ऐसे ऐसे। मैंने कहा बुरा नहीं लगा आपको? मैं किया नहीं। कह रहे लगा तो बुरा, पर मेरे शेरपा ने मुझसे बोला कि नीचे डिसेंड हो जाओ, हवा बहुत चल रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जहान है तो जहान है, पीक कहीं नहीं जा रही है, पीक यहीं है, नेक्स्ट बार आ जाना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें बोला हाँ। फिर उनको लेके मैं अपने 2 नंबर कैंप तक आई। मैंने कहा आपका कौन सा वो है? तो उन्होंने बताया मेरी ये वाली हेल्थ एजेंसी। तो वहाँ बताया हाँ जी, वहाँ पर हेल्प की। जाते वक्त भी एक जो फॉरेनर है उसका क्रैम्पॉन खुल गया, वो कब से हेल्प चिल्ला रही है और मुझे है हाँ चाइनीज़ थी। तो हमें लेट भी हो रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा है और टाइमिंग भी जा ही रही है। तो वो हेल्प बोल रही है। एक तरफ से सोच रही छोड़ना रेबेका, कोई नहीं कर रहा है तो क्यों कर रही है। फिर मैंने कहा नहीं यार चल कर ही देती। फिर उसका क्रैम्प ऑन उस एल्टीट्यूड में, वहाँ तो बहुत ज़्यादा खुद मतलब मिटन में वो बांधना बहुत मुश्किल है क्योंकि मिटन बहुत मोटे होते हैं ना। तो उसको बाद फिर उसकी हेल्प की कि मैंने कहा चलो, बोल रही है थैंक यू। अब वो अपने भाषा में चाइनीज़ में कुछ बोल रही है। मैंने कहा नो आई एम सॉरी चलो, क्योंकि मैंने जो ऑक्सीजन लगाया था उससे मेरा गला पूरा चोक हो गया था, तो मैं बातें नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा ऐसे इशारों में बातें कर रही थी। मैंने कहा चलो ये हमारा साथ इंसिडेंट हुआ। मुझे एक बात ध्यान है कि क्या कुछ ही आवर्स होते हैं, उसी आवर्स में आपको माउंट एवरेस्ट सबमिट करना होता है, वो थोड़ा बताइए। हाँ जी, हमें बोला जाता है, मतलब ऐसे बोला जाता है 12 बजे से पहले जिसने सबमिट कर लिया बहुत अच्छी बात है,
और हमारे सर लोगों ने बोला था 10 बजे के अंदर ही तुम्हें सबमिट करना है। उसके बाद से क्या होता है, मौसम ख़राब होने लगता है माउंटेन में, क्योंकि हमें जाना भी है, वापस आना भी है। वापस आना और ज़्यादा चैलेंजिंग है सर। जब हम जा रहे थे तब जिन्होंने 20 तारीख को सबमिट किया था, उसमें से एक व्यक्ति है जो मतलब जो मर गए थे, जिनको हमने लास्ट में देखा ना, कैंप 3 के नीचे उनकी लाश, वही व्यक्ति को हमने ग्रीन पूरा क्या बोलते हैं कॉम्बी में देखा कि वो चिल्ला रहे हैं, करा रहे रोप पकड़ के, और उनका क्रैम्पोन मेरे पैर में लगते लगते बच गए। मैं तो डर गई कि ऊपर से ऐसे गिर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 75-85 होगा उसका रेंज ना, तो वो गिर रहे हैं ऑलमोस्ट नीचे। तो मेरे शेरपा ने तो मुझे पीछे कर दिया कि तुम मेरे पीछे आ जाओ। तो वो उसी व्यक्ति को हमने जब नीचे देखा कि ये इनकी बॉडी इधर गिरी हुई है, तो सर तब तो इतना ही मतलब लगा कि वो इंडियन था। वो देख के और ज़्यादा फ्लैग देखा, इवन धागा उनके हाथ में था, क्योंकि हमारे हिंदू में ज़्यादा धागा पहनते हैं, तो और भी ज़्यादा फील हुआ कि हमारे हिंदुस्तान के भाई। मतलब ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जी सर, बहुत सारे चैलेंजेस। आप जरा ये बताइए कि जब ये जैसे सबमिट की बात की इन्होंने, आप में क्या क्या चेंजेस दिखाई दिए आपको इस पूरे 5 दिन में? मतलब अगर आप कैंप 1 से शुरू करेंगे या फिर बेस कैंप से शुरू करेंगे, तो ऊपर एवरेस्ट पे पहुंचना, चोटी पे पहुंचना और फिर नीचे आने तक ओवरऑल कितना टाइम लगता है और कितना चेंजेस आपको, क्योंकि एक्लेमेटाइज होने के बाद आप वहाँ गए हैं, कितना चेंजेस दिखता है? धड़कनें बढ़ जाती हैं किसी दिन रात को, अपनी धड़कनें सुनाई देने लगती है, या फिर ऐसा फील होता है कि अरे क्या हो गया क्या हो गया? आसपास तो माहौल अलग ही होता ही है। नहीं सर, बेस कैंप में भी सांस लेना, मतलब ऐसा नहीं कि आप दौड़ते रहो आपको बहुत मतलब आप सांस ले रहे हो, ऐसा नहीं है। बेस कैंप में भी आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा, मतलब एक्लिमेटाइजेशन होने के बाद भी बहुत ऑक्सीजन मिलता है, ऐसा नहीं है बेस कैंप में भी। तो कैंप 1 कैंप 2 जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे मतलब आपको बोलने का मन भी नहीं करेगा, आप बहुत धीरे बोलते हो, बहुत स्लो बोलते हो, ज़्यादा नहीं बोलते हो, और ऊपर से ऑक्सीजन लगा रहता है, तब किसी को बोलने का मौका नहीं रहता, क्योंकि ऑक्सीजन से ना गला चौक भी होता है, मतलब गला ख़राब हो जाता है एक तरह से बोला जाए। तो चेंजेस तो सर वेट भी कम हो जाता है। चेंजेस नीचे आने के बाद ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि ऊपर हम जब जाते हैं तब मन में यही होता है कि हमारा जो मिशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो तब जिसको मुझे खांसी की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो खांसी भी ध्यान में नहीं आती थी, दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे भी है हमारा जो डीजी सर का सपना है वो हमें पूरा करना है। तो कभी कभार ऐसा भी होता था सर कि पैर ठंडे हो रहे हैं, तब हम बीट करते थे, हाथ ठंडे हो रहे हैं, उसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मतलब जैसे भी गर्म रखना है। ये हमारी सिखलाई ऐसी है कि कोई मतलब आपको चलते रहना है, अगर आप रुक गए तो आपको मतलब फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है, और हाथ पैर सब कुछ का मतलब इवन नाक में भी फ्रॉस्ट बाइट होता है। और अब मेरे तो फेस में सनबर्न हो रखा था, क्योंकि मैंने बफ़ नहीं लगाया था, इन्होंने बफ़ लगाया, और जैसे कि इन्होंने बोला मतलब ठंडा है, इसका मतलब ठंडा नहीं है, सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करके पूरी मतलब बॉडी में आती है, तब लगता है कि फेदर जैकेट वैकेट सब कुछ खोल दे, मतलब इतनी गर्मी लगती है, क्योंकि लोड भी होता है। कैंप 2 तक हमारे पास कुछ सामान थे, मतलब जैसे कि फेदर जैकेट हमारे खुद के पर्सनल सामान थे, तो वो भारी भी लगती है, वो गर्म करती है शरीर को, जिसके कारण मैं ही खोल दिया था, पूरा एकदम पसीना आ रहा था। तो चेंजेस जैसे हम नीचे आए, मेरा 5 किलो वेट कम हो गया था सर, और सनबर्न हो गया था, पैर के 2 नाखून ख़राब हो गए, इनके भी हुए, 1-2 नाखून, शू बाइट हो जाता है किसी किसी का, तो ये नॉर्मल है सर, ये होता है ऐसे। तो हम तो सक्सेसफुल सबमिट इसको ही मानते हैं कि जो हम पूरे चोटी तक गए और सक्सेसफुली अच्छे से हेल्दी तरीके से नीचे तक आ गए। कौसर, आपके परिवार का क्या कहना था? उनको क्या लगा जब आपने बताया कि मैं एवरेस्ट जा रही हूँ? पहले तो उनको यही लगा कि बीएसएफ में जा रही हूँ, यानी बॉर्डर पीस सुरक्षा करूँगी, फिर उसके बाद जब उनको आपने बताया कि अब तो मैं एवरेस्ट जा रही हूँ, क्या रिएक्शन था उनका? बीएसएफ में आने के लिए तो उन्होंने सपोर्ट किया था, फिर माउंटेनियरिंग के लिए उनको थोड़ा डर लगा, क्योंकि पापा को इतना नहीं पता था कि माउंट एवरेस्ट इतना डेंजर है। और बहन ने गूगल बहुत देखा और पापा को बता दिया ये तो इस यहाँ पे मरते हैं लोग। फिर मेरे मम्मी डर गया, बोला कि मत ही जाओ, क्या ही जाना। फिर पापा बोले नहीं, बीएसएफ में गए तो अभी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो रही है, जाने दो इसको। तो पापा ने फुल सपोर्ट किया, मम्मी थोड़ा डरते थे। एवरेस्ट बेस कैंप में भी होते तब बोलते वापस आ जाओ, अभी भी है, वापस आ जाओ।
तो फिर जब सबमिट करके आया तो नेबर्स होता है तो घर पे जाके बोलता है तुम्हारी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया, ऊपर जाके आए, इतने चोटी पे जाके आए। तो अभी उनको खुश लगता है, फिर बोलता है हाँ ठीक हुआ तू जाके, ऐसे बोलता है। आपकी फैमिली ने क्या रिएक्शन दिया? क्योंकि एक होता है ना कि एवरेस्ट जाएगी, ऐसे कैसे जाएगी, अरे वो सामान कहाँ से आएगा, ये पैसा खर्चा होता होगा, बहुत सारे थॉट्स है ना। बीएसएफ की सिखलाई ऐसी है जो आपको मजबूत बनाती है। जी सही बात है सर, एक बीएसएफ के सोल्जर को बहुत रफ एंड टफ होना पड़ता है, लेकिन एक माउंटेन में जाने की बात से मेरे मम्मी पापा बहुत घबरा जाते थे पहले, क्योंकि बीइंग मतलब लद्दाखी, हमारा घर जो है पूरा माउंटेन से ऐसे घिरा हुआ है, जिसकी वजह से माउंटेन हैज़र्ड का उनको भली भांति सब कुछ पता है। मतलब एवलांच क्या क्या होता है, उस पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, सारा कुछ पता है। पहले तो मम्मी पापा मानते नहीं थे, क्योंकि माउंटेन में जाना, ऊपर से अगर मैं उनको ये बता दूं कि माउंटेनियरिंग एक ऐसा गेम है जिसमें लाखों रुपए खर्चा होता है, हाँ। तो वो तो मानेंगे नहीं, क्योंकि बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन ये सब कुछ अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। और इतना महंगा एक एडवेंचर है, और ऊपर से लेकिन ये सपना रहता है ना किसी का। तो बीएसएफ ने मुझे ये मौका दिया, डीजी सर ने हमें ये पोटेंशियल दिखा, और आईजी सर ने भी, और ये सारा कुछ मैं उनका बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हम चारों को चूज़ किया, एक सपना पूरा किया। बीइंग अ लद्दाखी तो ऐसे जनरली लोगों के थॉट होते हैं, अरे ये तो माउंटेन के हैं, ये तो चढ़ जाएगी, लेकिन मैं सही बता रही हूँ, लद्दाखियों के लिए भी एवरेस्ट इतना आसान नहीं है। वहाँ के जो मौसम में खुद को एडजस्ट करना पड़ता है, एक एक सांस, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब आप जीत रहे हो, एक कदम रख रहे हैं और आप जीत रहे हो, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि इतना भारी लगता है, इतना एग्जॉस्शन, इतना डिहाइड्रेशन होता है, और बीइंग अ लद्दाखी ये भी मुमकिन नहीं होता है। और बीएसएफ के जो डायमंड जुबली के टाइम पे ये एक्सपीडिशन का होना, और इसमें हम सेलेक्ट होना, और डीजी सर का सपना पूरा होना, और मम्मी पापा का फुल सपोर्ट देना, और ये सारी चीज़ें हो पाया, मैं गॉड का बहुत थैंक यू करती हूँ, और हम सब बहुत लकी मानते हैं सर खुद। अच्छा, जब आप जा रहे थे तो फ़ोन पे बात कभी कभार तो की ही होगी, है ना? तो क्या कह रही थी फैमिली? उनको घबराहट हो रही थी कि अरे माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हो? उन्होंने गूगल किया होगा और फिर बहुत सारी इमेजेस आई होंगी, फ़ोटोज़ आए होंगे। जी सर, हम लोगों को हफ्ते में एक बार बात करवा ही देते थे सर लोग, क्योंकि वहाँ पर तो कम्युनिकेशन का इतना वो है नहीं। तो घर वाले बोलते थे इतने डेंजरस उसमें जा रही है, अपना ध्यान रखना, और बस ये डर भी रहता था कि मैं ये कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे घर वाले हमेशा पहले से सपोर्ट करते आए हैं, बोले तू नहीं, तेरी पूरी टीम सपोर्ट जाएगी और वहाँ पर झंडा लहराओगे। उनने मतलब मेरा हौसला जब जब टूटा तब तक उनने मेरा साथ दिया। और बीएसएफ ने किस तरीके से और मजबूती दी आपको? बीएसएफ ने, पहले तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने जो हमारे सीनियर हैं, उन्होंने उन डीजी सर का, सीओ सर का, और अपने जो आईजी सर है, और ऊपर से हमारे कमलेश सर और डीजी लवराज सर, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन लोगों ने हम लोगों को मौका दिया कि हम लोगों का सपना तो पूरा हुआ, साथ साथ में हमें ये चीज़ की भी ज़्यादा खुशी मिली कि हाँ कि कर दिया, ये चीज़ का हमें बहुत। ये बीएसएफ के लिए भी और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। होम मिनिस्टर ने खुद इस बात का जिक्र किया, जब वंदे मातरम आपने गाया तो सबका सीना गौरवान्वित हो गया। जब आप ऊपर चढ़ रहे थे तो हौसले, क्योंकि सिखलाई ऐसी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कि आपको मजबूत बनाती है, वही हौसले काम आए पहाड़ पे चढ़ने पे? जब आप देख रहे थे चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं, मुश्किल हालात हैं, उस पर भी आपको बस चोटी पे चढ़ना था? दिमाग में सर यही चल रहा था कि और थोड़ा सा है हम कर लेंगे। और पहले से ही हमें ना पूरा एक इमेज बना दिया था कि इसके बाद बैल्कनी आएगा, इसके बाद हिलाड़ी स्टेप आएगा, तुम्हें इस स्थिति की सामना करनी पड़ेगी, और जब थक जाओ तो मन में यही लेना है कि पीछे वाले पैर आगे देना है। तो इसी हौसले के साथ हमने आगे बढ़े, और बीएसएफ का और भारत का झंडा हमने एवरेस्ट की चोटी पे कैसे ट्रेंड हुए आप? क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। बीएसएफ तो बेसिक ट्रेनिंग जो है वो आपको महिला प्रहरी होने की दी, उसके बाद माउंटेनियर्स मेंटली भी। हाँ सर मेंटली मतलब प्रिपेयर करना भी बहुत बड़ी बात है सर। हमें स्टोरी के माध्यम से ना हर एक चीज़ बताया गया कि ऐसे ऐसे होगा आपको, क्योंकि हमारे जो पद्मश्री लवराज सिंह धरमचंदू है वो 7 टाइम एवरेस्टर हैं,
हमारे साथ जो कमलेश सर हैं, एसआई कमलेश सर, वो भी 2 बार एवरेस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा भी कंचनजंगा, लोत्से और क्या बोलते हैं, मानासुलु भी करके रखा है। तो उनको उनके पास जितने नॉलेज थे, उन्होंने हम पे एकदम अच्छे से बोल दिया था कि ऐसे ऐसे सिचुएशन आएंगे, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें इतना पानी पीना है, तुम्हें ऐसे चलना है, अगर तुम्हारे पास शक्ति हो तभी तुम दूसरों का हेल्प करोगे, पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कैसे बचना है। उन्होंने A to Z हमें सिखा दिया था। आपने बॉर्डर पे तो दुश्मन देखा था, लेकिन यहाँ पर दुश्मन कौन था आपका? यहाँ पे दुश्मन वेदर था सर। वेदर हमें मतलब इतने हवा आते हैं सर, उसके साथ विथ स्नो कि आँख खोलना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से सन मतलब सूरज की रोशनी इतनी लगती है कि गर्मी। और जब हम चल रहे थे क्या बोलते हैं बैल्कनी से थोड़ा नीचे, नहीं कैंप फोर्ट जाने से पहले सर, वहाँ पे जहाँ पे येलो बैंड होता है ना, वहाँ पे सर विथ क्रैम्पॉन रॉक पे चलना बहुत मुश्किल है। वो भी मुझे लगा कि उनको भी डिफेंड करना है। तो सब कुछ का हमें पहले से ही बता दिया था कि तुम्हें ऐसे ऐसे चलना है, वहाँ ऐसे ऐसे जाना है। तो ट्रेन ऐसे ही किया था सर हमें बीएसएफ में। कौसर, जब आप ऊपर थी, मैंने आपके वीडियोस देखे, तो आप पूरी टीम एक साथ बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। खुशी का वो भी था, मौज का भी था। जब आप ट्रैफिक देखती हैं तो आपको लगता होगा दिल्ली या अर्बन सिटी का ट्रैफिक बहुत है, वहाँ पे किस तरीके का ट्रैफिक था? कि मैं देख रहा हूँ कि एक ही रोप में सारे के सारे एक साथ बनते हैं, तो कैसे, वो थोड़ा बताइए। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको समझ में आए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 ऊपर चढ़ गई और आपके साथ 4 के बाद कोई नहीं था, आपके साथ भी और लोग थे। जरा वो बताइए प्लीज़। ट्रैफिक तो बहुत था सर, उसमें तो ऐसा लगता था कि मतलब पैर तो फ्रीज हो ही रहा था, क्योंकि हवा भी बहुत चल रहा था। एक तो ये कि आगे वाला दूसरा मैं क्लाइंबर जो है वो तो चल ही नहीं रहा, धीरे धीरे से एक चल रहा है, फिर उसके बाद रेस कर रहा है। मन में तो ऐसा लग रहा था थोड़ा चल ही लेते, हमें पैर में ठंड लग रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड, और हाथ भी तो फ्रीज हो रहा था मतलब हवा की वजह से, ये भी नहीं चल रहा। और पीछे देखा तो इतना लंबा लाइन होता है, मतलब हेडलैम्प दिखता है पूरा लाइन, आगे भी बहुत लाइन। अब तो कभी पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, ऐसे चलते चलते गए। पेशेंस तो रखना ही पड़ता है, मतलब पैर को थोड़ा ऐसे ऐसे करते रहना। फिर उसके बाद एक को तो हम वो करते थे, क्रॉस करने के लिए थोड़ा स्पेस को भी देखना पड़ता, कभी कहीं और गिर ना जाए करके, इसलिए जब तक स्पेस नहीं मिलते उसी के पीछे पेशेंस रख के चलना पड़ता है। ना कुछ बोल पाते, ऑक्सीजन लगाने की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाता है कि उनका शेरपा भी तो साथ में होता है। वो अकेला को क्रॉस करेंगे तो शेरपा को भी करना पड़ता है, 2 लोगों को तो क्रॉस करना ही करना है। तो इसकी वजह से हम बैठे रहते हैं, मतलब उसी के पीछे चलते रहे। उसी की वजह से टाइम भी लग जाता है थोड़ा बहुत, नहीं तो हम थोड़ा आगे भी अगर क्रॉस करते करते जाएंगे तो हम उससे टाइम से पहले भी पहुंच जाते, पर उनकी ट्रैफिक की वजह से हम नहीं पहुंच पाते। एक हिलेरी स्टेप है, उसमें तो ये है कि जो सबमिट करके आता है उनका भी वेट करना पड़ता है। जब तक वो पूरा इधर नहीं आते तब तक हमें वेट करना है, फिर उसके बाद वो पूरा हो गया फिर हम चलना है, नहीं तो हमें उधर ही बैठते रहना पड़ता है। हवा भी इतना चल रहा था, एक साइड में तो रोप भी नहीं था हिलेरी स्टेप पे, इतना हवा चल रहा था। नीचे तो ऐसा लग रहा था बहुत गहराई था, मतलब गिरेगा तो नीचे गिर जाएगी, इतना हवा चला। तो मैं बर्फ़ को पकड़ के थोड़ा बैठा, उसके बाद हवा थोड़ा ठीक हो गया, फिर हम चलने लगे। बहुत डरावने भी है थोड़ा बहुत। अब ये बता दीजिए कि एक साथ कितने लोग आपके उस रोप में बंधे हुए थे? सर बेस कैंप से लेके पूरा समिट तक एक ही रोप है और एक ही रूट है। ऐसा नहीं कि आप ये वाला रास्ता अपना लेते, ये वाला नहीं, एक ही रोप है। तो आप सोचिए जिस दिन हम जा रहे थे 273 या 75 जितने लोग थे, वो सिर्फ एक ही रोप पे जा रहे पूरा का पूरा, और ऊपर से पिछले दिन जो गए थे वो भी उसी रोप से ही नीचे आ रहे हैं। तो जो माउंटेन पे जितना भी इंसिडेंट्स वगैरह होता है, ये इसी की वजह से होता है, ट्रैफिक की ही वजह से होता है। क्योंकि ट्रैफिक में बैठे रहते हैं, चलते चलते जो शरीर में होता है इतना पसीना रहता है, और जैसे वो ठंडा होने लगता है एक जगह पर अगर रुक गया तो ठंडा होने लगता है, तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन सुन होने लगता है। बिल्कुल सुन। अब ऐसा मानिए कि 4 नंबर कैंप में जिस दिन हम वापस आए उस दिन हमारे पैर में बिल्कुल होश नहीं था। इतना घंटा चले, एक तो 13-14 घंटा कंटिन्यू चल रहे हैं, और थोड़ा सा 1-2 घंटा रेस्ट करने को मिल रहा है, उसमें हमारे पैर बिल्कुल सुन। अब हम ये लग नहीं रहा कि हमारे पैरों में जान है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और जैसे थोड़ा बहुत चलने लगे आगे तो थोड़ा सा होश आया, हाँ ठीक है, ब्लड तो चल रहा है, सुरक्षित है, ऐसा लगता है। तो इसी तरह से हाथ भी बिल्कुल सुन्न होने लगते हैं। इतना ऑक्सीजन की कमी होता है ना कि एक ऐसे हल्का सा ऐसे पलटने से भी ऐसा लगता है जान लग रही है। इतना
क्या बोलूँ, मतलब एक्शन करने में बहुत थकावट महसूस अच्छा, होता ये है। बता दीजिए कि बीएसएफ ने कैसे ट्रेन किया आपको, और जब गृह मंत्री का सुना आपने कि जी। घर परिवार के लोगों ने भी बोला होगा कि अरे बिल्कुल। आज तो देश के गृह मंत्री आपकी तारीफ कर रहे हैं। जी, ऑब्वियसली बात है कि फैमिली तो है हमारा बैकबोन, बैक सपोर्ट। उनको तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा जिस दिन पहली बार सुना कि हमारी लड़कियों ने ऐसा किया। किसी का भी सपना नहीं होता कि मतलब ऐसा कोई काम करेगा, इतना बीएसएफ का नाम रोशन करेगा, अपने गांव का नाम रोशन करेगा, लद्दाख का नाम रोशन करेगा। जैसे उन्होंने सुना ना, मतलब क्या बोलते हैं, कंग्रेचुलेशंस के बौछार आने लग गए थे। तो उनको भी देख के ना, पहले तो वो इंश्योर कर रहे थे कि आप लोग ठीक हो, सब ठीक हो, फैमिली है आफ्टर ऑल। इंश्योर किया, उसके बाद 3-4 दिन जाने के बाद बोला हाँ अब हम बोल सकते हैं कि हमारी लड़की सुरक्षित आ गए, और ऐसे ऊंची चोटियों पे जाके तो बहुत खुशी महसूस होती है उनको। हाँ, आप तो टीम लीडर थी, है ना? जो देश की बेटियां आपको देख रही हैं, जिनका सपना है कि बेल्ट फोर्सेस में आने का, बीएसएफ में आने का। आप उत्तराखंड से आई हैं, लद्दाख से, कोलकाता से, लद्दाख से, देश के अलग अलग जगहों से बीएसएफ में लोग आते हैं, है ना? उन लड़कियों को, उन स्टूडेंट्स को, उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? हम फोर्स में ये मत सोचना कि हम लड़कियां लड़कों से कम है। हम लड़कियां भी वो कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर से लेके माउंट एवरेस्ट तक बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट में बहुत सारी, हमें लड़कियां हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ा, हर चीज़ का सामना करना पड़ा, हाइजीनिक अपना लड़कियों के लिए, और हर चीज़ का हम लोग को सामना करना। तो ये मत सोचना कि लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती है, लड़कियां सब कुछ कर सकती है। और हमारा तो मोटो भी यही था कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। जब आप फ़ोन करती हैं, या कोलकाता में पार्टी हुई, वहाँ पे जश्न मना, और जो आसपास की जो बच्चियाँ होंगी वो भी आके फ़ोटो खिंचवा रही होंगी ना आपके साथ, कहेंगी कि आपने कर दिखाया, आपने देश का नाम रोशन किया। जब आप बीएसएफ में आई होंगी तब भी फ़ोटो खिंचवाई होगी, और अब एवरेस्ट चढ़ने के बाद तो कहानी बदल गई। सर, ये फ़ोटो खींचने के एक इंसिडेंट याद आया। जब हम मतलब ऑलमोस्ट आ गए थे बेस कैंप में, बेस कैंप से हमें नीचे आना था, डिसेंड होना था। तो रास्ते ट्रैक में, मुझे नहीं पता वो कौन था, मतलब बंगाल से ही है। अचानक से मुझे बोला, अरे आप आप मुनमुन घोष हो, ऐसे करके बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं बोली, मैंने थैंक यू बोल के बोला, फिर मैंने बोला आपको मैंने पहचाना नहीं। तो उन्होंने बोला मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, नीचे आपका सब लोग इंतज़ार कर रहे। तो तब फील हुआ कि सच में मैंने कुछ किया है। मतलब जब हम जा रहे थे, ये तो मुझे बहुत बड़ा सपना था कि मैं एवरेस्ट करूं, और बीएसएफ ने मुझे मौका दिया, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं बीएसएफ से कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला। तो जब हम जा गए तो हमारे मन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और एक चुनौती थी कि हम उसको पूरा करें। तब इतना फील नहीं हुआ कि हमने क्या करके आए। जब हम नीचे आए, बेस कैम्प आ गए, उसके बाद जब क्या बोलते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हमने व्हाट्सएप खोला, जब कॉन्ग्रेचुलेशंस इतने सारे आए, फिर मेरे मैडम ने, एनसीसी के मैडम ने, मेरे सीनियर जूनियर सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना स्टार्ट किया। तब फील हुआ कि हाँ मैंने कुछ किया है, उससे पहले फील नहीं हो रहा था। और आपके घर पे क्या हो रहा था, और जो आसपास की बच्चियां हैं वो भी कह रही होंगी कि हमें भी बीएसएफ ज्वाइन करना है, हमें भी बेल्ट फोर्सेस ज्वाइन करना है? हाँ, उनको भी तो अच्छा लगता है। जब मतलब पहले बीएसएफ में ज्वाइन किया तो उनको इतना वो नहीं था। अभी माउंटेनियरिंग भी किया और एवरेस्ट भी किया। उनको पहले पता नहीं था कि सिर्फ ये बॉर्डर सिक्योरिटी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अभी माउंट एवरेस्ट का भी है, उसमें स्पोर्ट्स अलग अलग है, तो करके बोलते हैं हाँ हम भी कर लेंगे, है ना। बीएसएफ ज्वाइन करने से बहुत सारे फ़ायदा भी मिलता है, तो उनको भी अभी क्यूरियोसिटी है कि बीएसएफ ज्वाइन करने के। तो ये देश की वो बेटियां हैं जिन्होंने भारत का परचम लहराया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इनको ट्रेंड किया, ट्रेनिंग दी, इस काबिल तैयार किया कि ये माउंट एवरेस्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ देश का परचम लहरा सकें। और यही वजह है कि हमने तय किया कि हम आपको देश की उन महिला प्रहरियों से मिलवाएं जिन्होंने पूरे विश्व में अपना डंका बजवाया है। ये एपिसोड यहीं पर, और पूरी खबरों के लिए, बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।